फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो रहने वाली महलों की। भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, आरना अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। गिरते समय उसका सर बेंच से टकराया और वो बेहोश हो गई। अब आगे। अर्नव ये सब अचानक देखकर घबरा गया। वो तेजी से अपनी सीट से उठा और आरना के पास आ गया। आरना, आरना उठो आरना, अर्नव चिल्लाया। उसने आरना को गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और वहीं बैठ गया। आरना का सर उसकी गोद में था और वो एकदम हाँफ रहा था। तभी दौड़ते हुए उसके पिताजी भी वहां पर आ गए। सर, आप पीछे आइए, ड्राइवर सीधे हॉस्पिटल ले चलो। वो अब भी हाँफ रहा था। ड्राइवर गाड़ी दौड़ाते सीधे हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी से उतरकर उसने आरना को गोद में उठाया और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। उसको तेजी से इमरजेंसी में ले जाया गया। वो डॉक्टर के रूम के बाहर ही बैठा था। 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, देखिए, लगता है नीचे गिरते समय इनको सर पर चोट लगी है, इसलिए बेहोश हो गई हैं। इनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करके वेंटिलेटर पर रखते हैं, फिर आगे की जांच करेंगे। उनके साथ कौन है? मैं हूँ डॉक्टर और उनके पिताजी हैं। ठीक है, आप ये दवाइयाँ ले आइए, डॉक्टर बोले। उसने पर्ची उसके पिता के हाथों से ले ली और कहा, आप बैठिए सर, मैं लेकर आता हूँ। आरना के पिता आश्चर्यचकित थे कि अर्नव आरना को अब भी प्रेम करता है और वो उसकी चिंता कर रहा है। थोड़ी देर में आरना को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की प्रक्रिया चालू कर दी। लगभग 3 घंटे बीत गए थे। अर्नव और आरना के पिता बाहर ही बैठे थे। वहां पर पुलिस भी तैनात थी, परंतु अब तक आरना को होश नहीं आया था। तभी नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन है? उन्हें डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। अर्नव और मिस्टर गोयल उठकर अंदर गए। जी डॉक्टर साहब, बताइए, अर्नव बोला। देखिए, क्या आपको इनकी परिस्थिति का कुछ ज्ञान है? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? समझा नहीं डॉक्टर साहब, आरना के पापा बोले। मिस्टर गोयल, आपकी बेटी कई दिनों तक भयंकर यौन हिंसा का शिकार हुई है। उसके शरीर में जगह जगह चोट के निशान हैं और उसके निजी अंगों को तो नोच नोच कर खरोंचा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। न्यूट्रिशन की भारी कमी है उसके शरीर में। ये सब क्या है मिस्टर गोयल? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते? गोयल जी रोने लगे। अर्नव तो ये सब सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसका दिमाग शून्य हो गया। फिर अचानक उसने डॉक्टर से कहा, क्या मैं वो सारे निशान देख सकता हूँ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं एक जज हूँ और मैं ही इनके केस की सुनवाई कर रहा हूँ और ये सब देखना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जज साहब, बिना उनके घर वालों की अनुमति के मैं आपको नहीं दिखा सकता। डॉक्टर बोले, उनके फादर यही खड़े हैं, आप उनसे परमिशन ले लीजिए। अर्नव बोला। डॉक्टर ने मिस्टर गोयल की ओर देखा तो मिस्टर गोयल ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है मिस्टर गोयल, आप बाहर जाइए। नर्स, जज साहब को सारे चोट के निशान दिखा दो। ये कहकर वो भी बाहर निकल गए। अर्नव वही स्टूल पर बैठ गया और नर्स ने आरना के जब कपड़े हटाए तो अर्नव एकदम व्यथित हो गया। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। कुछ जगहों पर तो खून जम गया था और उसके निजी अंगों पर तो ढेर सारे खरोंच के निशान थे। उसने धीरे से अपनी उंगली उसकी एक चोट पर रखी और जैसे ही उसे आरना के स्पर्श का एहसास हुआ, वो टूट गया और फफक कर रो पड़ा। उसकी आंखें छलछला गई। वो आरना के हाथ को अपने चेहरे से लगाकर रोने लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आरना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो रोए जा रहा था। उस राक्षस ने मेरी आरना का क्या हाल कर दिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होने देता आरना, कभी नहीं होने देता। तुम बस ठीक हो जाओ आरना, भगवान के लिए ठीक हो जाओ। वो काफी देर तक सुबकता रहा, फिर थोड़ा शांत हुआ। आरना के पिता बाहर ही थे पर आरना को होश नहीं आया था। अर्नव बाहर आया। सर, आप घर जाइए, मैं यहीं पर रुका हूँ। घर पर आरना की मम्मी चिंता कर रही होगी। नहीं, आप बल्कि घर जाइए। सर, मैं यहीं पर हूँ, आरना के पापा बोले। मैं कह रहा हूँ ना कि आप जाइए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आरना के पापा उसका ये लहजा देख मना नहीं कर पाए। उनके लिए तो ये सुख था कि अर्नव खुद से आरना की देखभाल कर रहा था। वो घर आ गए। क्या हुआ जी, इतनी देर कैसे हो गई? सुमित्रा देवी ने पूछा। कुछ नहीं सुमित्रा, आरना अचानक बेहोश हो गई कोर्ट रूम में। ओ, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चिंता की कोई बात नहीं है।
डॉक्टर ने बताया कि ये बेहोशी शारीरिक कमजोरी की वजह से है, तो आप उसे अकेले छोड़कर कैसे आ गए? वो अकेली नहीं है, उसके पास अर्नव है। क्या क्या कहा आपने? अर्नव? हाँ, अर्नव। कोर्ट रूम में जब वो गिरी तो अर्नव ही दौड़कर सबसे पहले आया, उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गया। वही उसकी देखभाल कर रहा है और खर्चा भी वही कर रहा है। वो उसको बहुत चाहता है सुमित्रा। नफरत की चादर जो उसके मन पर चढ़ी थी वो शायद धुल गई है। अब शायद उसके फैसले पर उसका असर हो। तुम उसके लिए टिफिन दे दो, मैं वापस जाऊंगा और चिंता मत करो। ठीक है जी, कहकर सुमित्रा देवी टिफिन बनाने चली गई। इधर अर्नव ने डॉक्टर से पूछा, कब तक होश में आएगा डॉक्टर साहब इसको? कुछ नहीं कह सकते सर, कमजोरी काफी है, हो सकता है रात को ही आ जाए या कल सुबह तक आ जाए। आप घर क्यों नहीं चले जाते जज साहब? आप क्यों रुके हैं यहाँ पर? इस प्रश्न का अर्नव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप उठा और आरना के पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। वो एकटक आरना को देख रहा था। कितनी खुशियों के पल उसके साथ बिताए थे, सब उसकी आंखों के सामने झिलमिला गए। तभी उसके पिता अंदर आए। सर, मैं ये आपके लिए टिफिन लाया हूँ, प्लीज खा लीजिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। काफी देर से आपने कुछ नहीं खाया है सर, प्लीज खा लीजिए। क्षमा कीजिए सर, पर ये टिफिन आप बाहर जो दोनों सैनिक बैठे हैं उनको दे दीजिए। उनके लिए तो आफत ही हो गई है, आप प्लीज उन्हें दे दीजिए और आप बाहर जाकर सो जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है सर, कहकर मिस्टर गोयल भी बाहर आ गए। सुबह 4 बजे के करीब आरना को होश आया। उसने चारों ओर कमरे में नजर फिराई, उसे कोई नहीं दिखा। फिर अचानक बगल में उसकी नजर गई। आरना स्टूल पर बैठा था और उसका सर दीवार पर टिका था। शायद उसकी आंख लग गई थी। उसने उसे नहीं जगाया। वो बहुत देर तक उसकी ओर आश्चर्य से देखती रही कि ये यहाँ कैसे और मैं यहाँ कैसे आई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो कोर्ट रूम में खड़ी थी और फिर अचानक उसका दिमाग शून्य हो गया था। फिर उसे समझ में आया कि वो शायद हॉस्पिटल में है और अर्नव ही उसे शायद वहां लेकर आया हो। वो अब भी वेंटिलेटर पर थी। बहुत देर तक अर्नव को देख लेने के बाद जब उसे रहा नहीं गया तो उसने उसे छूने के लिए उसके हाथ को टच किया। इससे अचानक अर्नव जाग गया। ओ, आपको होश आ गया, चलो अच्छा हो गया, अब आप सेफ हैं, अब मैं चलता हूँ, अर्नव उठते हुए बोला। आरना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव रुक गया। नाराज हो मुझसे? हाँ, ठीक ही है, तुम्हारी नाराजगी जायज है अर्नव। आज मैंने देख लिया कि कितना प्यार करते हो मुझसे, बहुत प्यार करते हो ना। रात भर मेरे लिए यहीं बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं, पर मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ अर्नव, मैं अपवित्र हो गई हूँ, तुम मुझे फांसी दे दो, आरना बोली। अर्नव उसकी ओर न देखकर इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसके आंसू निकलने के लिए बेताब थे और उन्हें रोक नहीं पा रहा था। आरना आगे बोली, क्योंकि सच यही है अर्नव कि मैं चाहती तो उसे पकड़ सकती थी, पर उसने मुझे इतनी तकलीफ दी थी कि मैंने सोचा यही बेहतर है और उसे जाने दिया। आरना बोली, देखिए आज आपकी पेशी है, अगर आपको बेहतर लगे तो आइए, अन्यथा मैं आपके बगैर ही फैसला सुना दूंगा। यह कहकर वो बाहर निकल गया। आरना उसे बाहर जाते हुए देखती रही। बाहर निकलकर उसने उसके पापा को जगाया। सर, आपकी बेटी को होश आ गया है, अब वो सेफ है, अब मैं चलता हूँ। तैयार होकर कोर्ट जाना है, कल का फैसला अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। अगर उसे ठीक लगे तो कोर्ट लेकर आइए, नहीं तो आप अपने वकील को ही भेज दीजिए और उसे एडमिट रहने दीजिए, मैं गार्ड को बोल देता हूँ, अर्नव बोला। धन्यवाद सर, आपने हमारी बहुत मदद की। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था, कहकर अर्नव निकल गया। मिस्टर गोयल अंदर गए तो आरना को जगा हुआ देखकर खुश हो गए। उन्हें रोना आ गया और वो वही स्टूल पर बैठकर सुबकने लगे। आरना ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? अब तो मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं बेटा, तुझे होश में देखकर मुझे रोना आ गया। मुझे क्या हुआ था पापा? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तू कोर्ट रूम में अचानक चक्कर खाकर गिर गई थी बेटा, और गिरते समय सर पर बेंच से चोट लग गई थी और तू बेहोश हो गई थी। ओ, तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया? आप लाए पापा? जी नहीं बेटा, तुम्हें गिरा देखकर अर्नव दौड़ कर आया, तुम्हें अपनी गोद में उठाया और अपनी ही गाड़ी में डालकर तुरंत हॉस्पिटल लाया। उसी ने सारा खर्चा किया बेटा,
और यहाँ से टस से मस नहीं हुआ जब तक तुमको होश नहीं आया। आरना की आंखों से आंसू निकल गए। वो मुझे बहुत चाहता है पापा, पर मैंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा कि नहीं। मैं थोड़ी चिंतित हूँ क्योंकि आज वो मुझसे बिना कुछ कहे निकल गया। इतने दिन की नाराजगी क्षण भर में नहीं जाएगी बेटी, उसे थोड़ा समय दे। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, जल्दी ही समझ जाएगा। आज तुम्हारा फैसला होना है बेटा। मैं वकील अंकल को भेज देता हूँ कोर्ट में, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पापा, कहकर वो सोने की कोशिश करने लगी। इधर कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। अर्नव ने कहा, देखिए मैंने दोनों पक्षों को सुना है, गवाहों के बयान भी सुना है और सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। एक बात तो साफ है, इसके पीछे किसी भी प्रकार की साजिश या इरादा तो नहीं दिखाई देता। मतलब इरादतन हत्या का तो बिल्कुल मामला नहीं बनता। दूसरा, आरना देवी के हाथ दोनों ओर मतलब सामने और पीछे हैं, जबकि धक्का देते समय हाथों का पीछे होने की संभावना नहीं है। अतः यह कहना भी उचित नहीं है कि उसने धक्का दिया। अब यह बात कि वो उसको पकड़ सकती थी, इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आदमी जब पहले से तैयार होता है तभी वह पकड़ पाता है। अचानक ऐसी स्थिति हो तो जरूरी नहीं कि उसका शारीरिक बल काम करे और उसको पकड़ पाए। अतः सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध होता है कि यह घटना मात्र एक दुर्घटना थी और आरना देवी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोर्ट प्रकरण क्रमांक 7321 में हर्षदीप की हत्या के जुर्म से आरना को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। यह कोर्ट शासन को यह भी आदेश देती है कि आरना देवी को उनकी नौकरी सम्मान सहित लौटाई जाए। तब कोर्ट इज एजेंट कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। वकील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मिस्टर गोयल को फोन लगाया। भैया, कोर्ट ने आरना को बाइज्जत बरी कर दिया है क्या? हाँ भैया, जज साहब ने आरना को दोष मुक्त करते बाइज्जत बरी कर दिया और उसे वापस नौकरी पर रखने के लिए आदेश जारी किया है। यह सुनते ही उसके पापा जोर जोर से रोने लगे। आसपास में सबकी नजरें उधर घूम गई। क्या हुआ पापा, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? अर्नव ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया है बेटा। आरना एकदम स्तंभ थी, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसकी आंख के कोनों से आंसू की धार बह गई। उसने तुम्हारी नौकरी भी लौटा दी बेटा। अभी वकील अंकल ऑर्डर्स लेकर जेल जाएंगे और तुम्हें छुड़ाने की सारी कार्रवाई करके सीधे यहीं आएंगे। आरना एकदम चुप थी, उसकी आंखें लबालब भरी थी। अर्नव का चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिला रहा था। थोड़ी ही देर में वकील साहब जेल से सारी औपचारिकताएं पूरी करके आ गए। उनके साथ जेल से एक सैनिक भी आया था जो आरना से दस्तक लेकर उसे आदेश के प्रति देकर चला गया। मिस्टर गोयल ने भी तब तक हॉस्पिटल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। फिर वो आरना को लेकर घर चले गए। शाम को करीब 7 बजे उसके घर का डोर बेल बजा। मिस्टर गोयल और सुमित्रा देवी वही हॉल में बैठे थे। उन्हें लगा वकील साहब आए होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अर्नव खड़ा है। अरे आइए सर, आरना के पापा बोले। आप मुझे सर मत कहिए प्लीज, मेरा नाम अर्नव है, आप मुझे अर्नव कह सकते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है? मैं उसे ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही आरना के माता पिता की आंखें छलछला गई। उन्होंने इशारे से कहा, आप परमिट करें तो मैं उसे ले जा सकता हूँ। आरना के पापा ने डबडबाई आंखों से सिर हिलाकर हाँ कहा। अर्नव ये देखकर सीधा ऊपर चला गया। आरना का कमरा खुला हुआ था। अर्नव ने दरवाजे से देखा। आरना हाथ में अपनी और अर्नव की तस्वीर लिए चुपचाप बैठी हुई थी। वह धीमे से चलते हुए आरना तक गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आरना चौंक कर पलटी। तुम्हें ले जाने के लिए दोबारा शादी करनी पड़ेगी या ऐसे ही चलोगी? अर्नव ने मुस्कुराकर पूछा। ये सुनते ही आरना टूट गई। वो अर्नव से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ले चलो अर्नव, प्लीज मुझे ले चलो, वो जोर जोर से ये बोलकर रो रही थी। अर्नव ने उसे रोते हुए ही गोद में उठाया और उठाए उठाए ही हॉल से होते हुए गाड़ी तक लाया। ड्राइवर ने उन्हें देखते ही दरवाजा खोला और अर्नव ने उसे पिछली सीट पर बैठा दिया। वो वापस अंदर गया और उसके मम्मी पापा के पैर छुए। आरना के माता पिता की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। फिर अर्नव वहां से बाहर निकल कर आया और गाड़ी में बैठ गया।
उसने आरना की ओर देखा और उसका माथा चूम लिया और कहा, चलो घर चलते हैं, और गाड़ी तेज गति से अपनी मंजिल की ओर निकल गई। फ्रेंड्स, वो रहने वाली महलों की कहानी यही समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।